हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जो एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको डिस्कस कर रहे थे। मैंने लगभग 4 पेपर आपको करवा दिए हैं, सीडीपी जिनकी अच्छे से क्लियर करवा दी है। आज हम 2021 का जो पेपर है, पेपर 1, उसको डिस्कस करेंगे और इसमें जो सब सीडीपी से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। आप सभी को, चाहे आप मॉक टेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कीजिए सीटेट के, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बेटर कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर से ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बस थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो घुमा फिरा दी जाती है। उससे जो चीज़ें हैं बाकी में सेम ही रहती हैं। आप एक दो क्वेश्चन पेपर करके देखिए तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका कितना जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल वो कितना हाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कीजिए। और सीडीपी में तो लगभग चीज़ें सेम ही रहती हैं, और लगभग हमें पता है सीटेट में 90 नंबर की जो सीडीपी है वो लगभग होती है, क्योंकि कुछ ईवीएस में भी होती है और हिंदी में भी, और जो इंग्लिश है उसमें भी 15-15 नंबर की होती है। 30 नंबर वो हो गए, और 15 नंबर की उसमें होती है ईवीएस में होती है, और 30 नंबर की इसमें पूछी जाती है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में। तो लगभग 90 के प्लस ही जो सीडीपी के क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। आप देखिएगा तो 90 नहीं तो 60 तो कहीं पर भी नहीं गए। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देखिए। लगभग 3 या 4 पेपर मैंने करवा दिए हैं और सभी को मैं अच्छे से करवा रही हूँ। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। वह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो। लड़के रोते नहीं हैं, पिता का कथन है। तो यहाँ पर उसको प्ले एक्टिविटी के दौरान क्या हो गया, वो हार्ट हो गया। लेकिन उसके जो फादर हैं उसने उसको कहा डोंट कराई, रो मत लड़कियों की तरह। तो ये सब चीज़ें क्या है, अगर लड़का और लड़की में जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, ऐसे बोला जाता है कि लड़की घर का जो चूल्हा चौकी है वो करेगी और जो लड़के हैं वो बाहर का कार्य संभालेंगी। ये जो रूढ़िवादी प्रथाएं होती हैं, ये जो पहले से चली आ रही हैं, तो उनको अगर समाज में यूं का यूं ही रहने दिया जाए, उनके ऊपर कुछ भी नहीं किया जाए, तो वो क्या होता है, वो स्टीरियोटाइप को दर्शाता है हमारा। तो ये किसको दर्शाएगा, ये लैंगिक रूढ़िवादिकता को दर्शाता है। तो और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आजकल जो लड़के हैं लड़कियां सब इक्वल काम करते हैं, तो इसलिए इसको हमें नहीं दर्शाना चाहिए। तो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, लैंगिक रूढ़िवादिकता को दर्शाता है। एक होता है जेंडर बायसनेस और एक होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो पहले से जो चली आ रही जो प्रथाएं हैं वो सेम टू सेम ही ऐसे ही थोप दी जाती हैं। और जैसे लड़की क्या करेगी, लड़की घर का कार्य करेगी और लड़का बाहर का कार्य करेगा, ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। लेकिन बायसनेस में क्या होता है, एक जेंडर की तरफ झुकना। जैसे लड़की अच्छी कर रही है तो लड़की को ऊपर रखना, लड़के को कम आंकना। तो ये सब क्या है, ये जेंडर बायसनेस के एग्जाम्पल है। तो आपको दोनों को अलग अलग करके रखना है, मिक्स नहीं करना है। तो स्टीरियोटाइप अलग है और बायसनेस अलग है। तो इसका जो एग्जाम्पल रहेगा ये लैंगिक रूढ़िवादिकता का रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें क्या होना चाहिए, टीचर शुड फ्लो फिक्स्ड करिकुलम। क्या टीचर को फिक्स्ड करिकुलम फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है, जो क्लासरूम है वो क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। और ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था, ये जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। प्रगतिशील शिक्षा का जो कंसेप्ट है इसमें बच्चा करके सीखता है और ज्ञान का निर्माण करता है। और इसमें बच्चे को ज्ञान के मतलब अपने अंदर ज्ञान को खुद से करके सीखने का सबसे ज़्यादा इसमें बल दिया जाता है। तो इसमें क्या करेगा, फिक्स करिकुलम फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं। फिक्स करिकुलम तो इसमें फॉलो ही नहीं किया जाता। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमोंग स्टूडेंट। तो क्या इसमें मतलब बच्चों में कंपटीशन की भावना, ये क्या करती है, कंपटीशन की भावना को प्रबल देती है, बिल्कुल नहीं। इससे तो क्या होगा, चीज़ें बहुत खराब होंगी। कंपटीशन की नहीं, कंपटीशन से क्या होती है, जलन आती है, और जलन से क्या, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसलिए हमें कंपटीशन तो दिखाना ही नहीं बच्चों में। तू कम कर रहा है, ये मतलब ज़्यादा अंक ला रहा है, तो ऐसे कंपटीशन तो हमें दिखाना नहीं है बच्चों में। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो इसमें जो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल ये सही है। तो प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि हमें बच्चे को ज्ञान सीखने के लिए मौके देने चाहिए। तो जितने भी ज़्यादा मौके देंगे हम, वो उतने ही ज़्यादा अपने अंदर ज्ञान का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक बार फोर्थ और देख लेते हैं। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित तो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर लेबल भी शब्द आ जाए, तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव नहीं पूछा गया है तो आप देखते ही काट देना। तो ये क्या है, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना।
तो इसमें क्या है, जो अध्यापिका है वो सिर्फ इशारे से या संकेत से क्या कर रही है, उसको कुछ आगे बताने की कोशिश कर रही है, कुछ अटक गया है किसी चीज़ में। और अगर किसी भी चीज़ में बच्चा अटकता है और उसको हम कुछ सहायता देते हैं, तो जो टेम्परेरी जो सहायता दी जाती है उसको वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और इसमें जो बच्चे को पूर्ण रूप से नहीं बताया जाता है, सिर्फ उसकी हेल्प की जाती है, जिससे वह आगे का जो कार्य है वो अच्छे से कर सके। तो ये क्या रहेगा? डिमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। क्या वह डिमोटिवेट कर रही है? बिल्कुल नहीं। अगर वह संकेत देगी, इशारा देगी, तो बच्चे को समझ में आएगा, थोड़ा वह अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। डिमोटिवेट तो कर ही नहीं रही। एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। बिल्कुल अधिगम के लिए फाड़ और आधारभूत संरचना का काम करेगी। बिल्कुल वह जो संकेत देगी वह उसके जो लर्निंग है उसमें हेल्प करेगी। नेक्स्ट है, छात्रों के प्रत्यार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। बिल्कुल नहीं। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थिन होगी? अर्थिन तो बिल्कुल नहीं होगी, इससे तो बच्चे को हेल्प मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगर सामाजिकरण का टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है। सामाजिकरण से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो कौन सा कथन सही नहीं है मैं आपको बता दूं। सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है हमारे समाज में जो इंसान है वो क्या एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी को इंसान में जो इंसान है उसको रहने के लिए समाज में जो, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज के नॉर्म्स, कायदे, कानून सब कुछ सीखने पड़ते हैं। और जिस प्रोसेस के द्वारा वो यह सब सीखता है उसको ही हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। और बच्चे में जो समाजीकरण है उसमें सीटेट के हिसाब से 2 संस्थाएं हैं, ज़्यादातर 2 ही संस्थाएं पूछी जाती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आती है फैमिली और पास पड़ोस को भी मान लिया जाता है, और सेकेंडरी में स्कूल आता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, स्कूल है, मास मीडिया है, ये सेकेंडरी में आते हैं, और जो प्राइमरी आपको याद रखना फैमिली में प्राइमरी में आएगी। तो ये दोनों हर बार पूछी जाती हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनको पढ़ते हैं एक बार। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही है ये। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक है, विद्यालय प्राथमिक नहीं है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं समकक्षी पीयर्स। जो पीयर्स हैं वो कभी कभी सेकेंड ईयर में भी रख लिए जाते हैं, कभी कभी फर्स्ट उसमें प्राइमरी में भी रख लिए जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है फैमिली हमेशा प्राइमरी में आएगी और स्कूल हमेशा सेकेंडरी में आएगा। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय। यहाँ पर परिवार तो द्वितीय कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय। ये भी बिल्कुल गलत हो गया, तो हमारा फर्स्ट आंसर ही सही हो गया। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। सबसे पहले तो जो बहुबुद्धि की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? वो हावर्ड गार्डनर ने दी थी। ये एक अमेरिकी क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन थे ये। और इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी फ्रेम ऑफ माइंड, ये जो बुक लिखी थी इन्होंने फ्रेम ऑफ माइंड लिखी थी 1983 में। उसमें बुद्धि के लगभग 7 प्रकार बताए थे। और फिर उसके बाद उसने फिर रिफ्रेम ऑफ इंटेलिजेंस रिफ्रेम भी लिखी थी, वो लिखी थी बाद में इंटेलिजेंस रिफ्रेम। सबसे पहले तो उसने लिखी थी फ्रेम ऑफ माइंड बुक लिखी, फिर उसके बाद लिखी उसने इंटेलिजेंस रिफ्रेम। तो ये लिखी थी लगभग 1999 में। और उस टाइम पर उसने बुद्धि के 8 टाइप बताए थे। और नॉर्मली हम इसके बुद्धि के कितने टाइप बताते हैं? नॉर्मली हम 9 भी मानते हैं और लगभग 13 तक दिए हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो नॉर्मली हम 8 या 9 तक ही मानते हैं। एचटेट में ज़्यादातर पूछा जाता है 9 टाइप बताए जाते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो कितने 8 टाइप ही बताती है। आपको ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देना है, गलती नहीं करनी है। तो और जो सीटेट है वो हमेशा एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलता है। तो इसमें कितने 8 टाइप बताए हैं जो कि उसने अपनी बुक दी थी इंटेलिजेंस रिफ्रेम उसमें। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। जो आईक्यू है वह केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा नहीं मापा जाता है। और जो आईक्यू है उसका जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। और टर्मन ने इसका फॉर्मूला दिया था 1916 में। ये भी आपको याद रखना है, टर्मन ने इसका क्या दिया था? फॉर्मूला दिया था। सेकंड है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ये बोला गया है कि इंटेलिजेंस अगर एक बच्चा एक ही मतलब किसी चीज़ में इंटेलिजेंट है तो वो सभी चीज़ों में इंटेलिजेंट होगा, ऐसा बोला गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं वो इंग्लिश में हो। तो ये बिल्कुल गलत है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बिल्कुल यही तो यह सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसका मतलब यही है देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने बताए हैं। 8 टाइप बताए हैं बुद्धि के, जिसमें मैथमेटिकल है, म्यूजिकल है, बहुत सारी बुद्धियां हैं, जिसमें आपने रीजनिंग इंटेलिजेंस है, ये सब क्या है? ये इसने 8 टाइप बताए हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तो आपको सब अच्छे से याद होगा। और बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, विभिन्नताएं होती हैं। हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा थर्ड होगा।
नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो इसमें हमें पता है लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास से संबंधित जो थ्योरी दी है अपनी मोरल डेवलपमेंट से संबंधित, और इसने जो नैतिक, सबसे पहले तो नैतिक विकास होता क्या है, जो भी सही या गलत है उसका जो नॉलेज हो बच्चे में, वही क्या है, मोरल डेवलपमेंट है। अगर हमें सही या गलत की पहचान करनी आती है तो उसका नैतिक विकास अच्छे से हो रखा है। अगर हमें सही गलत की पहचान नहीं करनी आती तो उसमें मोरल डेवलपमेंट की कमी है। तो ये सब किसने दी है, लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। तो इसमें बोला गया कि किसी कार्य को बच्चा करता है इसलिए करता है क्योंकि दूसरे उसे बोलते ही है करने के लिए। तो ये किस चरण में आएगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल कन्वेंशनल। तो ये आएगा हमारा कन्वेंशनल लेवल में। किसमें, कन्वेंशनल लेवल में ये आएगा। इसमें जो दूसरे जो बोलते हैं उसी के हिसाब से वो कार्य करता है। और प्री कन्वेंशनल में तो दंड या आज्ञा पालन, मतलब अगर बच्चे को दंड देते हैं तो उसके डर से कार्य, मतलब अच्छा कार्य सीखता है वो। अगर हम उसको पुरस्कार देंगे तो वह कोई कार्य करेगा। 3 लेवल और कितने स्टेज होते हैं, 6 स्टेजेस होती हैं। हर लेवल की 2 स्टेज होती हैं। मैं कभी आपको इसकी थ्योरी पूरी अच्छे से करवाऊंगी, चैनल पे वीडियो हो गया, आप देख लेना। नेक्स्ट है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल लेवल। 7th है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोत्स्की आपको आते ही ध्यान रखना है, इन्होंने 3 चीज़ों पर ध्यान दिया है, एक सोशल पर, दूसरा कल्चरल पर, और तीसरा दिया है इसने लैंग्वेज पर। तो इन 3 चीज़ों पर ही इसने ज़्यादा जोर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान है तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तो यहाँ पर हमें पता है सांस्कृतिक की बात हो रही है, ये सब बातें इन्होंने नहीं की है। तो क्या कल्चरल टूल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। तो जो संरचनाएं माइंड में बनती हैं हमारे, जैसे कि माइंड, ये हमारा माइंड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ हमारे दिमाग में कुछ थॉट रिलेशनशिप से संबंधित सोच रहा है, कुछ दिमाग, कुछ हमारा सोच रहा है कि कल पेपर है कैसे होगा, कुछ हमारे फैमिली से संबंधित कुछ चीज़ें सोच रहा है। तो ये जो हमारी संरचनाएं होती हैं दिमाग की, इन संरचनाओं को जो पियाजे है वो क्या कहता है, स्कीमा कहता है। और इनको मानसिक संरचनाएं भी बोला जाता है जीन पियाजे के द्वारा। और इनको क्या बोला जाता है, स्कीमा बोला जाता है। जिनको स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज बोला जाता है, जो माइंड के अंदर होता है। और इन्हें पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व क्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो जीन पियाजे ने हमें पता 4 अवस्थाएं दी हैं, सेंसरी मोटर, प्री कन्वेंशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल और एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये सब दी हैं। तो इसमें जो पूछा है कि अमूर्त सोच का विकास ये होता है फॉर्मल स्टेज में। विचार, सोच में केंद्रीयकरण, सेंट्रेशन इन द थॉट्स, ये होता है हमारा प्री कन्वेंशनल में। और यहीं पर पूछा है पूर्व क्रियात्मक में, तो हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। और परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये किस में होती है, जो परिकल्पित निगमनात्मक, जो जब भी हाइपोथेसिस की बात हो तो ये हमेशा फॉर्मल स्टेज में जाएगी। 11 से अबो ईयर का जो बच्चा होगा वही बिना सोचे अपने दिमाग में, मतलब बिना चीज़ों को देखे अपने दिमाग में सोच सकता है। संरक्षण, जो कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में बनता है। तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। अमूर्त सोच का विकास हमेशा फॉर्मल स्टेज में होगा, और हाइपोथेसिस का भी फॉर्मल स्टेज में आएगा। और अगर लॉजिक रीजनिंग पूछा जाए, खाली रीजनिंग पूछा जाए तो कंक्रीट में आ जाएगा, और पूछा जाए परिकल्पित निगमनात्मक सोच तो वो आ जाएगा हमारा फॉर्मल स्टेज में। तो ये आपको बस थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी है, छोटे छोटे जो पॉइंट है उन्हीं से आंसर चेंज हो जाता है हमारा। और जो केंद्रीयकरण है, केंद्रीयकरण क्या होता है कि एक ही किसी चीज़ के एक ही पहलू पर सोचना क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। और इसमें ये बच्चा जब 2 से 7 साल का बच्चा होता है, जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में होता है, उसमें ये कंसेप्ट होता है, वो सिर्फ एक ही पहलू के बारे में सोच पाता है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी बच्चे का विकास तेजी से होता है, किसी बच्चे का विकास धीमी गति से हो, किसी को धीरे से, मतलब धीरे धीरे सीखता है, कोई तेज गति से सीख लेता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। यहाँ पर केवल वर्ड आ गया, केवल क्या है, एक नेगेटिव है, मैंने बताया था, उसको देखते ही काट देना। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, यहाँ पे भी केवल, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। विकास बहुआयाम है, ये सही है। विकास के जो मल्टी डायमेंशनल होता है विकास, जैसे कि फिजिकल विकास है हमारा, साइकोमोटर विकास है, ये कई आयाम होते हैं इसके। कोग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट है, ये सब कितने हैं, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। 4th आंसर हमारा सही हो जाएगा। 11th है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है।
तो ये किस क्रम में होगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? सेंसरी, अपनी सेंसों से सीखेगा, सेंसिस से सीखेगा। कोई चीज़ छुएगा, गर्म है तो उसे महसूस होगा ये गर्म है, उससे सीखेगा। कंक्रीट फिर चीज़ों को देखकर सीखेगा और फिर लास्ट में वो अमूर्त चिंतन भी कर सकेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। 12th है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अगर कोई प्रगतिशील शिक्षा है तो इसमें अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों के अंदर, तो उसको टीचर को कैसे ट्रीट करना चाहिए? इसको मानना चाहिए कि ये हाइड्रेंस है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में बिल्कुल नहीं, अधिगम में बाधा नहीं होती कभी भी व्यक्तिगत विभिन्नता। ए फेलर ऑन द पार्ट्स ऑफ टीचर, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी बिल्कुल गलत है। तो क्या करना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो ये हम या टीचर को अलग अलग कैटेगरी के समूह बनाने चाहिए, जैसे ये बच्चे अच्छे सीखते हैं, ये धीमे से सीखते हैं, तो ऐसा तो हमें कभी भी नहीं करना है बच्चों के साथ। लास्ट और बच गया, यही हमारा आंसर होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उन्हीं के देखकर अपनी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको बनाते हैं, उसका प्लान करते हैं कि ये बच्चा इतने धीरे से मतलब समझाएंगे तब सीखेगा, इस बच्चे को कुछ दिखाकर सिखाएंगे तो सीखेगा, इस बच्चे को लिख कर सिखाएंगे तो सीखेगा। तो ये अलग अलग जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनके आधार पर बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए? सभी बच्चों को साथ लेकर चलते हैं हम, तो क्या होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, ओरिएंटेड गोल पर, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर। सिग्रेशन पर तो क्या होता है? अलग थलग तो हमें कभी भी बच्चों को नहीं करना है, अलगाव नहीं करना है, तो ये बिल्कुल कट जाएगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, तो बिल्कुल ये सही है। हर बच्चे को सामर्थ्य को हमें अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो जो 2016 में जो आरपीडीडब्ल्यू एक्ट आया था, आरपीडीडब्ल्यू जिसको बोलते हैं हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक्ट ये सबसे पहले आया था 1995 में। जब इसमें कितने थी? तब इसमें 7 डिसेबिलिटी थी, लेकिन 2016 में आया तब इसमें 21 डिसेबिलिटी थी, आपको ध्यान रखना है। और इसके अनुसार जो क्या किस शब्दावली का हम प्रयोग नहीं कर सकते? रिटार्टेड स्टूडेंट, ऐसा हम में नहीं बोलना है। हैंडीकैप्ड भी गलत वर्ड होगा। स्टूडेंट विद क्रिपल बॉडी अशक्त शरीर, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, ये भद्दा वर्ड है। तो हमें क्या? स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, उन्हें सिर्फ शारीरिक दिव्यांगता है, उनका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, बस हम बोल सकते हैं स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ये वर्ड सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अध्यापक को? जो कि अधिकतम कठिनाइयों से कोई बच्चे जूझ रहे हैं, तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं आया है, आपको ध्यान रखना अच्छे से। नहीं का वर्ड आया तो हमें नेगेटिव में सोचना है। तो क्या एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है तो उनके लिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, तो ये तो अच्छा है। तो नहीं का तो इसमें कोई ये नहीं होगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, तो ये क्या है? ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चे खुद से संरचनात्मक जो शिक्षा शास्त्रीय उपागम है उनसे बच्चा खुद करके सीखता है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, जो डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग जिसको बोला जाता है IEP, इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है आजकल। ये चाइल्ड सेंटर्ड क्या है? ये एक प्रोग्राम है और इसको तो जरूर अपनाना चाहिए बच्चे के लिए। लास्ट है शिक्षा शास्त्र आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा था, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नहीं वाले क्वेश्चनों में बहुत बार गलती हो जाती है, सीटेट में नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सृजनात्मकता, जब भी क्रिएटिविटी की बात आए तो ये हमेशा अपसारी चिंतन से रिलेटेड होती है। और इंटेलिजेंस की बात आए तो इंटेलिजेंस हमेशा अभिसारी चिंतन से रिलेटेड होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सृजनात्मकता होगी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होगी, और जो इंटेलिजेंस होगी वे तो जो इंटेलिजेंस रहेगी वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड रहेगी। इंग्लिश में बोलें तो जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित रहेगी, डाइवर्जेंट से, और जो इंटेलिजेंस है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो बहुत से जो हमारे स्टूडेंट हैं जो कि क्या है डाइवर्स बैकग्राउंड से संबंधित हैं, उनके लिए बच्चे को क्या करना चाहिए?
बच्चे को नहीं सॉरी टीचर को क्या करना चाहिए, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए कि हम ऐसे अलग अलग जो हमारे एस्पेक्ट हैं किसी भी बात से रिलेटेड, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, तो उन पर हमें बात टालनी चाहिए, टालनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, बिल्कुल ये सही रहेगा हमारा। अगर कोई बच्चा अलग सी जो पृष्ठभूमि से बच्चा आया है उसको हम एग्जाम्पल देकर मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम्हारी ही जो सामाजिक वर्ग है इससे जो, जैसे कि पंडित वो सॉरी जैसे APJ अब्दुल कलाम है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। बहुत से हमारे जो महान नेता हुए हैं उनके एग्जाम्पल देकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं। वो तुम्हारे ही सामाजिक वर्ग से ऊपर उठकर इतने बड़े आदमी बने हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से उन्हें हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत अलंकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो क्या है, ये जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट है ये हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं, नेगेटिव रह जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उनको हम कैसे बच्चे में मतलब विकसित कर सकते हैं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, मतलब बच्चे को बार बार अभ्यास कराएं किसी समस्या के बारे में। तो ऐसे तो कुछ भी हम समस्या का समाधान ही एक ही समस्या पर बार बार ध्यान देंगे, एक ही चीज़ पर देंगे, तो इसे क्या होगा, बच्चा बोर भी हो जाएगा और उसे समस्या को हल नहीं कर सकते, आगे क्या पता कैसी प्रॉब्लम आएगी। तो समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर इंकरेजिंग फिक्स प्रोसेस, तो हमें फिक्स प्रोसेस बिल्कुल नहीं अपनानी है। हमें जो फिक्स प्रोसेस अपनाकर हम कभी भी समस्या का हल नहीं कर सकते, हम अलग अलग तरीके अपनाने हैं समस्या को हल करने के। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये सही आंसर है। इनकरेज यूज ऑफ एनालॉजी, हमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, एनालॉजी लेकर समरूपों का जो इस्तेमाल है उसको बढ़ावा देकर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। जो हमारी मोटिवेशन टू लर्न, हम किसी भी बच्चे को सीखने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे को दंड देकर तो बिल्कुल भी नहीं। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, बिल्कुल ये सही रहेगा। अगर बच्चा जो मास्टरी ओरिएंटेड गोल है उनके लिए सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए सीख रहा है, तो ये क्या रहेगा, ये सही रहेगा उसके लिए। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर हम मोटिवेट नहीं कर सकते, बोर हो जाएगा बच्चा, याद करने पर भी हमें कभी जोर नहीं देना। ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही है। नेक्स्ट है, शर्मिंदगी सेम क्या करती है बच्चे के अंदर, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही है, शर्मिंदगी का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आगे देखते हैं, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो प्रभावशाली कैसी रहेगी, शर्मिंदगी कभी भी प्रभावशाली नहीं होती है, सेम होती है। जो बच्चे में अगर सेम की भावना ज़्यादा है तो वह बच्चे के विकास को रोकेगी, लर्निंग को भी अफेक्ट करेगी। तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो कौन सा अच्छा रहेगा सीखने का, जो बच्चे कैसे सीखें। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करने पर, रोट मेमोराइजेशन पर तो हमें कभी ध्यान नहीं देना, देखते ही वर्ड को काट देना है, और ये नेगेटिव टैग वर्ड है। संकल्पनाओं के बीच संबंध बनाकर, एक्सप्लोरेशन और रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, ये सही हो सकता है। ऑब्जर्वेशन विद एनालिसिस, बिना विश्लेषण के तो अवलोकन होता ही नहीं है कभी, ये भी कट जाएगा। अनुकरण नकल के दोहराना के द्वारा तो बिल्कुल अच्छा क्या होता है, टीचिंग नहीं होती है। तो संकल्पनाओं के बीच संबंध बनाकर हमें सिखाना चाहिए, पूर्व ज्ञान को जोड़ के हमें एग्जाम्पल देने चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके। 22 है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि कि जो कमियां हैं उसका विश्लेषण क्यों करती है एक अध्यापिका क्रियाकलाप में, ताकि वह उनको सुधार सके। तो यही क्या है, बेस्ट तरीका होगा। उसके आधार पर वह दंड के लिए तो कभी नहीं सोचती। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल ये सही है। बच्चे की जो गलतियां हैं वो एक मीनिंगफुल होती हैं हमेशा, और वो जो गलतियां करता है उन्हीं से क्या करता है, सीखता है। और अध्यापक को भी समझना चाहिए कि बच्चा कम से कम गलतियां करे, इससे ऐसी क्या कौन सी टेक्निक मैं अपनाऊं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग तो कभी करना ही नहीं है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो लर्निंग ऐसा कुछ नहीं है कि हम त्रुटियों का सुधार करते नहीं तभी अधिगम होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी गलत है, तो सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा। 23 बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। तो सीखने में कठिनाई कब होगी, जब इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड
चक्स, जब जो अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी वो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं रहेगी। कोई भी हम कंसेप्ट दे रहे हैं, उनको कुछ भी सिखा रहे हैं, कोई भी लिंक ही नहीं होगा किसी के में, तो इसको समझने में परेशानी होगी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति तो अच्छे से सीखेगा, बच्चा भी अच्छे से सीखेगा, अधिगम सामाजिक संदर्भ में भी अच्छे से सीखेगा, सोशली भी अच्छे से सीखेगा, और विषय वस्तु को बहुरूपों में अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो ये भी अच्छे से उसका सीखेगा। नेक्स्ट है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होगी, किस अवस्था में बच्चा अच्छे से लर्निंग कर पाएगा? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, भय में तो कभी कर ही नहीं पाएगा, निम्न उत्तेजना में भी नहीं, उसकी सीखने की ही इच्छा नहीं होगी निम्न उत्तेजना में, तो संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, तो ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे को तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, तो ये भूमिका नहीं होती है, तो सीधा ही कट जाएगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल नहीं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होते हैं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 26 है, अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधारे, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, तो कौन सी धारणा अच्छी रहेगी? बच्चों के अंदर एबिलिटी है, इम्प्रूवेबल सुधार करने के योग्य की क्या है, योग्यता उनके अंदर, ये अच्छी बात है। योग्यता अटल है, फिक्स्ड है, फिक्स तो कभी होनी नहीं चाहिए। क्या होनी चाहिए, मॉडिफाई, मतलब इम्प्रूवेबल होनी ही अच्छी है कि वह सुधार भी कर सके, उसमें प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एफर्ट्स डू नॉट मेक एनी डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा एफर्ट्स करेगा तो मेहनत करेगा तो उससे से उसे क्या होगा, अच्छे से सीखेगा। अगर कोई एफर्ट्स ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? आजकल आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे कि कोई भी स्टूडेंट बचपन में नहीं पढ़ा है और ऊपर जाके वो आईएएस बना है, यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो क्या उन्होंने ऊपर आगे जाके क्या किया, एफर्ट्स किए हैं, तभी तो आगे जाके उन्होंने क्या मिला, जॉब मिली है। तो इस तरह से क्या है, ये एग्जाम्पल है, जब भी हम एफर्ट्स करते हैं तो उनका हमें रिजल्ट तो अच्छा ही मिलता है। तो इसलिए क्या, प्रयास का तो हमारे कोई फर्क हमेशा पड़ता है, तो नहीं पड़ता है तो ये गलत हो जाएगा। असफलता अनियंत्रित है, ऐसा तो कभी भी बच्चे के दिमाग में नहीं डालना है आपको कि जो असफलता है उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। असफलता, अगर हम एफर्ट्स अच्छे से करेंगे तो असफलता को भी हम क्या कर देंगे, सफलता में चेंज कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन सेटिंग विच एम्फेसिस ऑन कंपटीशन। कंपटीशन से क्या होगा, बच्चे में संकल्पनात्मक समझ आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं। कंपटीशन से हमेशा क्या होता है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, बर्बादी होती है। टेक्स्ट बुक सेंटर पेडागोजी, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र से भी बच्चे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। बारंबार परीक्षाओं से नहीं, हाँ बिल्कुल। अनवेंशन और संवाद से क्या होती है, बच्चा खुद से चीज़ें सीखेगा, खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, न्यूज़पेपर से देखेगा, फ़ोन से करेगा, नेट से करेगा, तो क्या होगा, उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। 28 है, कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवोगत्सी के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो ये लेवोगत्सी ने एक दिया है, प्राइवेट स्पीच की बात की है, प्राइवेट स्पीच। और प्राइवेट स्पीच में उसने बोला है कि बच्चा खुद से बात करता है किसी भी समस्या के बारे में, वह सोचता है कि इसका सोल्यूशन कैसा होता है, मन ही दिमाग में खुद से वह बातें करता है, तो उसको हम प्राइवेट सोच करते हैं। तो इससे क्या होती है, बच्चे में उस समस्या को हल करने की क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है बच्चे के अंदर। तो इसको क्या होगा, इसका राइट आंसर कॉग्निटिव इम्यूनिटी। ऐसे तो कोई बात नहीं किया उसने, सेल्फ रेगुलेशन होता है, इससे स्वयं नियमन होता है, वह सोच सकता है कि इसको अपने नियम बना सकता है कि इसको हमें कैसे हल करना है। तो इकोसेंट्रिज्म की तो ऐसी कोई बात नहीं इसमें, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो इकोसेंट्रिज्म की तो उन्होंने बात ही नहीं की। नेक्स्ट है, मूल्यांकन पत्तियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस हैं शुड बी एम, उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों को नामांकित करना। लेबलिंग देखते ही आपको काट देना है, गलत वर्ड है। सिग्रेशन भी नेगेटिव वर्ड है, अलग थलग भी हमें बच्चों को कभी नहीं करना है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बच्चों की नीड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनकी रिक्वायरमेंट को, उन्हीं के अनुसार हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बनाना है। आइडेंटिफाई हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है, लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड, हमें यह किस पर प्रतिरोपित किया जाता है, केवल अनुवांशिकता पर? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं कुछ अनुवांशिकता से आती हैं और कुछ पर्यावरण से आती हैं, तो दोनों का मिक्स कंसेप्ट है ये। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ये थी हमारा जो 2021 का पेपर। कल हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कल। थैंक यू सो मच।